Okay, Bacha Party, yesterday we had discussed till this homologous series. Homologous series में भाई साहब आपने देखा कि कैसे एक फैमिली में जो कार्बन एंड कंपाउंड्स होते हैं उनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्या डिफरेंस होता है CH2 का, और एटॉमिक मास में क्या डिफरेंस होगा 14 एटॉमिक मास यूनिट्स का. ठीक है, दिस इज समथिंग दैट वी हैड ऑलरेडी सीन. ओके, write the molecular formula of the third and fifth members of the homologous series of carbon compounds represented by the general formula CnH2n minus 2. ठीक है, तो यहाँ पे भाई साहब आपका क्या है CnH2n minus 2 है. आपको यहाँ पे कौन कौन से होमोलोगस सीरीज आपका ये है, किसका होमोलोगस सीरीज है, ये किसका, कौन सा होमोलोगस सीरीज है, एल्काइंस का. ठीक है, दिस बेसिकली फॉर एल्काइंस, ये एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला है ना. ठीक है, तो आपको थर्ड और फिफ्थ, तो थर्ड मतलब एन की वैल्यू क्या डाल दोगे भाई साहब, सोचिए 3 क्यों नहीं होगा. आपको पूछा यहाँ पे थर्ड और फिफ्थ मेंबर कौन है ना. ठीक है, मैं बोल रहा हूं अगर आपने एन की वैल्यू 3 डाली तो आंसर गलत हो जाएगा. हाँ, मिथाइल नहीं है. ठीक है, तो आपका देखो इसका फर्स्ट मेंबर कौन है, इसका फर्स्ट मेंबर है C2H 2 माइनस 2, ये है इसका फर्स्ट मेंबर, ना कि CH2. ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता कंपाउंड. ठीक है, तो इसका फर्स्ट मेंबर कौन हो गया. इसीलिए आपको होमोलोगस सीरीज में सिर्फ एन को नहीं डालना है, आपको देखना भी है कि इसका फर्स्ट मेंबर है कौन. ठीक है, ये आपका एल्काइन है, ये आपका एल्काइन है डेफिनेटली, लेकिन एल्काइन में जो फर्स्ट मेंबर होता है, रजनीकांत वाली एंट्री भाई साहब, एल्काइन में फर्स्ट मेंबर कौन होगा, एल्काइन में फर्स्ट मेंबर भाई साहब होगा आपका CnH2n माइनस 2 में आपका C2 होगा, n की वैल्यू 2 होगी. ठीक है, तो अगर ये मतलब n की वैल्यू जब 2 है तो आपको फर्स्ट मेंबर मिल रहा है. तो अगर आपको भाई साहब यहाँ पे कौन सा चाहिए, थर्ड मेंबर, थर्ड मेंबर में n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 3 4, n की वैल्यू हो जाएगी 4, ये आपको ध्यान रखना है. ठीक है, तो सिर्फ n की वैल्यू 3 डालेंगे तो ऐसा नहीं चलेगा. यू विल हैव टू सी, ये आपको दिख रहा है कि भाई साहब ये एल्काइन का है, और एल्काइन में भाई साहब C1 से चालू नहीं होता है, C2 से चालू होता है, क्योंकि कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होना जरूरी है. ठीक है, दो कार्बन एटम की रिक्वायरमेंट रहेगी. तो आपको यहाँ पे बेसिकली थर्ड मतलब n की वैल्यू, तो थर्ड मेंबर आप अगर निकालेंगे इसमें तो n की वैल्यू भाई साहब कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी 4, तो ये हो जाएगा C4H2 इंटू 4 माइनस 2, तो ये हो गया C4 8 माइनस 2 दैट इज 6, C4H6. इसका नाम बता सकते हैं क्या होगा तिवारी, इसका नाम जल्दी जल्दी जल्दी. अरे एक मिनट शरायू, ये एक लड़की है ना, इसको ना क्लास दिखा दो ना उधर का प्लीज, बाहर ही खड़ी है देखो, शायद इसको समझ में नहीं आ रहा. देखा क्या, हाँ C4H6 क्या होगा बोलो, दिस विल बी ब्यूटाइन, ब्यूटाइन एल्काइंस का फॉर्मूला है ना भाई साहब. ठीक है, ओके. फिफ्थ मेंबर कौन हो जाएगा भाई साहब इसमें, तो फिफ्थ मेंबर के लिए, फिफ्थ मेंबर के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, सॉरी 6, n की वैल्यू हो जाएगी 6. ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा C6H2 इंटू 6 माइनस 2, ये हो गया C6H12 माइनस 2 दैट इज 10, ये क्या हो जाएगा बोलो, एक्स आइन, एक्स आइन. ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम क्लियर है भाई साहब, क्लियर क्लियर क्लियर, बहुत बढ़िया. ये क्लास दिखाने के खुद ही चली गई कितनी चली. ओके, सिंस मिथाइन डज नॉट एग्जिस्ट भाई साहब, मिथाइन आपका एग्जिस्ट नहीं करता है. थैंक यू. दिस इज जनरली, दिस इज अ जनरल फॉर्मूला पर किसका है भाई साहब, आपका एल्काइन का जनरल फॉर्मूला है ये, और एल्काइन में पहला मेंबर ही आपका क्या है, इथाइन है. ठीक है, ओके. सो सिंस मिथाइन डज नॉट एग्जिस्ट, द थर्ड मेंबर विल हैव 4 कार्बन एटम्स, सिमिलरली फिफ्थ मेंबर विल हैव 6 कार्बन एटम्स. क्या ये समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे आपका n का वैल्यू C4H6 और C6H10, तो मतलब ये हो जाएगा हेक्साइन और ये हो जाएगा भाई साहब आपका ब्यूटाइन. सवाल आपका है होमोलोगस सीरीज पे जो हमने कल कवर किया था, होमोलोगस सीरीज पे थर्ड और फिफ्थ मेंबर्स को पूछा है. मैडम गेट तो बंद करके आइए प्लीज, आप लेट आ रही हैं तो. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज, इनमें से कौन सा सेम होमोलोगस सीरीज को बिलोंग करता है. होमोलोगस सीरीज में क्या कंडीशन है, जनरल फॉर्मूला सबका सेम होना चाहिए. ठीक है, यहाँ पे C3H8 है, इसका C3H8 मतलब कितना हो जाएगा बोलो, C3 और ये 3 इंटू 2 प्लस 2 एंड 3 2 6 6 2 8, तो ये कौन सा हो गया भाई साहब CnH
2n+2, ये कौन सा हो गया भाई साहब? एल्केन। समझ में आ रहा है भाई साहब? ये एल्केन हो गया। ठीक है, ये बताओ C3H6 ये कौन सा फॉर्मूला हो रहा है? CnH2n, तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब? एल्कीन। ठीक है, ये हो जाएगा आपका एल्कीन, ये है आपका एल्कीन। ठीक है, ये है आपका एल्केन। और बोलो भाई साहब ये क्या हो जाएगा? C4H8, C4H8 ये भी आपका क्या हो जाएगा? एल्कीन। ठीक है, कौन से फॉर्मूला पे आ रहा है ये? C4H8, C4H8 पे आ रहा है आपका CnH2n पे। C4H6, C4H6 आएगा किस पे भाई साहब? C4H6 हो जाएगा C4H2 2 into 4 - 2, है ना? मतलब CnH2n-2, तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब? दिस विल बी एल्काइन। तो होमोलोगस सीरीज, सेम होमोलोगस सीरीज में कौन कौन बिलोंग कर रहा है? एल्कीन फैमिली में ये दोनों आ रहे हैं। ठीक है, तो C3H6 एंड C4H8 दे विल बिलोंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज। ठीक है, संजम बाहर तेरा दोस्त देख, इसने कार्बन कंपाउंड कंज्यूम किया है और इससे अभी खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। कब से तमाशा कर रहा है भाई? तो काली वाली गाड़ी दिख रही है, उस पे वो अपनी शक्ल दिख रहा है, उसी पे किस कर रहा है कब से। तो 2-3 बार गिर चुका है वो ऑलरेडी, ये पता नहीं किसको थम्स अप दिखा रहा है, क्या कर रहा है, फिर गिरेगा। एक कार्बन कंपाउंड का कमाल है ये। उधर से आएगा इधर, फिर उधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर रेडियस उसका वही है। ओके, सो C3H8 इज एन एल्केन विद जनरल फार्मूला। आपका भाई साहब ये हो गया एल्केन। ठीक है, C4H6, so C3H6 और C4H8 belong to the same homologous series and they have a difference of CH2। ठीक है, समझ में आ रहा है? CH2 का हो सकता है डिफरेंस, और होमोलोगस सीरीज मतलब क्या होता है? जनरल फॉर्मूला सेम। ठीक है, क्लियर है? ओके ओके, अभी हम आएंगे भाई साहब रिएक्शंस पे। ठीक है, व्हाट आर बेसिकली द रिएक्शंस। तो जितने भी आपके एल्केन, एल्कीन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि इनके रिएक्शंस जनरली क्या क्या होते हैं। कार्बन कंपाउंड हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ये तमाम चीजें बनाते हैं, इनके रिएक्शन से तमाम चीजें बनती हैं। ठीक है, स्पेशली ये बहुत एक्सटेंसिवली फ्यूल्स में यूज होते हैं। ठीक है, आपके घर में जो गैस है दैट इज बेसिकली हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ब्यूटेन गैस है, तो दैट इज बेसिकली हाइड्रोकार्बन। आपके डीजल से लेकर भाई साहब पेट्रोल से लेकर केरोसिन से लेकर वॉट एवर फॉर्मेट्स ऑफ फ्यूल्स यू आर यूजिंग, दे आर ऑल फॉसिल फ्यूल्स एंड दे आर ऑल हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो इसीलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए इनका कंबशन रिएक्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कंबशन मीन्स व्हाट? कंबशन मीन्स जलना। ठीक है, आपके अंदर भी एक कंबशन रिएक्शन कॉन्स्टेंटली चल रहा है। सबसे बड़ा एफिशिएंट कंबशन रिएक्शन है वो। देखो, जब गाड़ियां बनती है ना, तो गाड़ियों की रैंकिंग होती है फ्यूल एफिशिएंसी के ऊपर, कि जो फ्यूल आप भर रहे हैं वो कितना एफिशिएंटली वो यूज कर रहा है। एक मशीन की रैंकिंग ऐसी होती है कि जो फ्यूल उसमें भरा जा रहा है वो कितना परसेंटेज उस फ्यूल का यूज कर रहा है। क्या पूरा परसेंटेज यूज हो सकता है? तो आइडियली आज तक ऐसा मशीन नहीं बना है जिसने 100% फ्यूल का यूज किया। समझ रहे हैं इस बात को? आपको बोलेगा ये पेट्रोल की टंकी तो खाली हो गई, लेकिन क्या पूरा पूरा यूज हुआ है? तो आंसर इज नो। ठीक है, बहुत सारा स्मोक और रेसिड्यू में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, बहुत सारा फ्यूल जो है आपका स्मोक और रेसिड्यू में कन्वर्ट हो गया, जिसकी वजह से आपको 100% एफिशिएंसी नहीं मिली है। जितना इनपुट है उतना आउटपुट नहीं है। हालांकि और कोई चारा नहीं है हमारे पास। सबसे एफिशिएंट सिस्टम आज तक इंसान नहीं बना पाया है, नेचर में लेकिन है, और ये एफिशिएंट सिस्टम है आपका रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन मतलब आपके अंदर जो चल रहा है, ये सबसे एफिशिएंट सिस्टम है। इट हैज एन एफिशिएंसी ऑफ क्लोज टू 45 to 50%। मतलब यहाँ पे जो आप फ्यूल यूज कर रहे हो उसका ऑलमोस्ट 50% बर्निंग हो रहा है। समझ में आ रहा है? ये फ्यूल आपके लिए क्या है? खाना। और खाना है क्या बेसिकली? ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये आपका एक कार्बन कंपाउंड है, यहां से सब कुछ आ रहा है। C6H12O6 ये आपका ग्लूकोज। ठीक है, रेस्पिरेशन के टाइम पे क्या होता है भाई साहब? इसकी बर्निंग होती है। आप जो ऑक्सीजन इनटेक कर रहे हैं, the oxygen that you are taking in, ये आपका ऑक्सीजन इनटेक है। इससे क्या लिबरेट होगा? 6CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड आप लिबरेट कर रहे हैं।
ये आपका ग्लूकोज है भाई साहब, जो आपके शरीर में है, जो आपके खाने पीने से आता है। आप चाहे वेजिटेरियन हो चाहे नॉन वेजिटेरियन हो, ठीक है, आपके अंदर जो खाना आता है वो डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ ग्लूकोज है या शुगर है। ये हो गया। इसकी हो रही है बर्निंग। बर्निंग मतलब आप जो ऑक्सीजन ले रहे हैं वो बेसिकली, ये जो ऑक्सीजन आप कंटिन्यूअसली ले रहे हैं, ये क्यों ले रहे हैं? इसके बर्निंग के लिए जरूरी है, ठीक है। ये बर्निंग होगी तो आपका भाई साहब क्या बनेगा? 6H2O और प्लस एनर्जी। ये एनर्जी जो है इन द फॉर्म ऑफ क्या है? एटीपी। आपके बॉडी में एटीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है, जो आपके डिफरेंट सेल्स यूज करते हैं इस एनर्जी को, ठीक है, फॉर वेरियस इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल प्रोसेसेस। ये आपका एरोबिक रेस्पिरेशन है। द पर्पस हियर इज टू अंडरस्टैंड कि आपका यहाँ पे कंबस्शन हो रहा है। दिस इज बेसिकली अ हाइड्रोकार्बन ओनली। ये एक कार्बन कंपाउंड ही है। इट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका कंबस्शन हो रहा है बिकॉज ऑफ विच एनर्जी इज प्रोड्यूस। तो हमारे मृत्यु के बाद यही चीज कार्बन जो है हमारे शरीर से, अगर आप किसी एनिमल को देखेंगे या किसी प्लांट को देखेंगे तो यही कार्बन बेसिकली आपके मिट्टी में मिल जाता है, और वो व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू हाई अमाउंट्स ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ फॉसिल फ्यूल। ये कोल हो सकता है, केरोसिन हो सकता है, डीजल हो सकता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो लगभग ये समझना जरूरी है कि सारी ऊर्जा जो है यहाँ से आ रही है, ठीक है। द एंटायर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम द बर्निंग। ये ऑक्सीजन ऐसा ही है कि जैसे हमारे आपके घर में जो गैस है, ये गैस का चूल्हा है लेट्स से, ठीक है। इस गैस के चूल्हे को आप कवर कर दो और फिर समझ लो इसको जला दिया आपने, ऐसे जलाया और इसको कवर कर दिया, ये जल पाएगा क्या? नहीं जल पाएगा, ठीक है। इट विल नॉट बी एबल टू बर्न बिकॉज यहाँ पे आपके इस प्रोसेस को ऑक्सीजन ही नहीं मिल रहा है। until and unless it gets oxygen the combustion process will not happen। यहाँ पे भी हमारे, अगर जब तक हम ऑक्सीजन नहीं लेंगे तब तक भाई साहब हमारा ये जो ग्लूकोज है ये किसी काम का नहीं है। एक मरे हुए शरीर में ग्लूकोज रहता है, लेकिन क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन लेने का प्रोसेस खत्म हो चुका है, इसीलिए उसमें एटीपी प्रोड्यूस नहीं होगा। एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो बेसिकली एनर्जी की करेंसी या यूनिट है वो प्रोड्यूस नहीं होगा। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, ओके। सो दिस इज बेसिकली अ एग्जांपल ऑफ कंबस्शन दैट हैपेंस इन अ डेली लाइफ एवरी मोमेंट। हमेशा ये चल ही रहा है, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, तो पहला है आपका कंबस्शन। मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट ऑन बर्निंग, ठीक है। तो ये आपका देखो मीथेन है, एक्सीलेंट फ्यूल है, इसको अपन गोबर गैस भी बोलते हैं। थोड़ा सा इसका स्मेल आता है, लेकिन आज की तारीख में अगर आप देखोगे इससे बढ़िया फ्यूल नहीं मिलेगा, ठीक है। तो CH4+O2 आपके गांव खेड़ों में लोगों को ये ट्रेनिंग दी जाती है, या गवर्नमेंट भी बेसिकली गोबर गैस प्लांट्स डालती है। तो मतलब जहां भी गांव खेड़े में खेती बाड़ी होती है तो किसान लोग ज्यादा करके गाय भैंस पालते ही हैं, और गाय भैंस अगर पालते हैं तो बहुत बड़ी मात्रा में गोबर इकट्ठा होता है। उस गोबर को अगर हम प्रॉपर बायोगैस प्लांट्स में रखकर उससे हम गोबर गैस बना सकते हैं, और ये गोबर गैस बहुत काम की चीज है। इससे काफी सारी चीजें बन सकती है क्योंकि इसका जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो CH4+O2 ये एक्चुअली मीथेन गैस है। इसका ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट एंड लाइट होगा, ठीक है। तो हीट और लाइट दोनों भी प्रोड्यूस होंगी, ठीक है, हीट और लाइट दोनों भी प्रोड्यूस होंगी। जैसे आपका है देखो ये इथाइल अल्कोहल, ठीक है, जो दारू आप पीते हैं, आप नहीं पीते हैं, कोई और पीता रहेगा, ठीक है। तो ये दारू जो है ये भी एक्सीलेंट फ्यूल है, ठीक है। इस पे अगर ऑक्सीडेशन आप कराएंगे, ठीक है, सो ये दिस विल बी फॉर्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट एंड लाइट। हमेशा कोई भी हाइड्रोकार्बन उठा लो भाई साहब, यही प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। ज्यादा करके जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं आपको यही एंड प्रोडक्ट में मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट एंड लाइट। समझ में आ रहा है ये? तो इसीलिए ऊर्जा का या एनर्जी का मेन सोर्स आप मान सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड से। इसीलिए हमारे लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। द रीजन बाय दैट। और जैसे मैं आपको बता रहा था कि आज तक हम ऐसा कोई मशीन बना ही नहीं पाए हैं जो आपको 100% फ्यूल एफिशिएंसी दे, लेकिन नेचर ने आपको बनाया है, और आपके अंदर जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस चल रहा है दैट इज द मोस्ट एफिशिएंट फ्यूल एफिशिएंट प्रोसेस। वो सबसे ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट प्रोसेस है, 40 से 50% उसका एफिशिएंसी है। इतना हाई एफिशिएंसी पे आज तक हम कोई ह्यूमनली कोई मशीन नहीं डिजाइन कर पाए हैं, ठीक है। वी हैव नॉट बीन एबल टू डिजाइन एनी मशीन, निकोला टेस्ला तक, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन वाटर प्रोड्यूस होगा, और साथ ही साथ एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ये बेसिक फंडा है भाई साहब, ठीक है। दिस इज द बेसिक थिंग अबाउट एवरी रिएक्शन।
तो आप देखो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम ये आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जहां पे देखो क्या हमको, जैसे समझ लो अगर आप एक कैंडल जला रहे हैं, ठीक है, तो कैंडल का पर्पस क्या है, ये थर्ड वाला स्विच है तो क्या थर्ड वाला, नहीं, नहीं, हाँ हाँ वही वही वही, कैंडल का पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ कैंडल, इज द पर्पस हीट और लाइट, द पर्पस इज लाइट, ठीक है। तो आपको बेसिकली येलो फ्लेम चाहिए, अगर आप गैस फ्लेम जला रहे हैं तो वहां पे पर्पस क्या है, लाइट या हीट, हीट, यू डोंट नीड लाइट, ठीक है। तो वहां पे आपका देखो फ्लेम ब्लू कलर का होगा, ठीक है। तो ब्लू कलर का फ्लेम होता है या येलो कलर का फ्लेम होता है, डिपेंड्स ऑन व्हाट आर वी रिक्वायरिंग द फ्लेम फॉर, ठीक है। तो जैसे अगर आपने दिया जलाया तो दिया जलाने में आपका भाई साहब दीपावली गई आपकी, ठीक है, तो इसमें आपका पर्पस क्या है, उजाला, ठीक है। हीट इज नॉट द पर्पस इज लाइट, ठीक है। In the same way, when you're cooking food over the gas flame, then your light is not the purpose. The purpose is the heat. ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम इसको अपन क्या बोलेंगे भाई साहब, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। ये आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब आपके सिलेंडर से या गैस पाइप से जो गैस निकल रहा है जिससे आप अपना खाना बना रहे हैं, वो एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और आपने अभी तक पढ़ा हुआ है कि आपके हाइड्रोकार्बन तीन टाइप के हैं, एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस, जिनमें सैचुरेटेड कौन है, एल्केन्स, और एल्कीन्स और एल्काइंस आपके क्या है, अनसैचुरेटेड है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, दिस विल बी एल्केन्स, ये आपका एक एल्केन होगा। इसीलिए जो आपका लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, एलपीजी जिसको हम बोलते हैं, वो और कुछ नहीं है बट ब्यूटेन है, C4H10 है, ठीक है। आपके घरों में जो गैस यूज होता है दैट इज नथिंग बट ब्यूटेन, वो ब्यूटेन गैस है, ठीक है, दैट्स एन एल्केन। इसीलिए इसका ब्लू फ्लेम आता है, ठीक है, इसीलिए इसका ब्लू फ्लेम आता है। रिड्यूसिंग फ्लेम है ये भाई साहब, ये किसका, ये ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है, और ये आपका रिड्यूसिंग फ्लेम है। ये होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पहले सैचुरेट होंगे, उसके बाद एनर्जी रिलीज करेंगे। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मतलब आपके हो जाएंगे एल्कीन्स, एल्काइंस, जहां पे आपका डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। इनसे ये येलो फ्लेम प्रोड्यूस होता है। दे आर नॉट वेरी गुड, बोल सकते हैं हीट सोर्सेस, दे विल आल्सो प्रोड्यूस हीट बट नॉट वेरी गुड हीट सोर्स, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है? मोमबत्ती की लौ पे आप भाई साहब खाना नहीं पका सकते, ठीक है, उससे उजाला कर सकते हैं पर उससे आप खाना नहीं पका सकते, पर यहाँ पे आप खाना पका सकते हैं, ठीक है। दिस इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट दैट इज जनरेटेड। इसको लिख लीजिए, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम इज फॉर्म फ्रॉम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड रिड्यूसिंग फ्लेम इज फॉर्म फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। डन। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम से आपका मतलब ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है जो ब्लू फ्लेम होता है, और रिड्यूसिंग फ्लेम है जो भाई साहब आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। कभी एक कढ़ाई ले लो, और उस कढ़ाई को जब आप गैस में खाना पकाते हैं और इसी कढ़ाई को आप मोमबत्ती के ऊपर रखो, खाना तो नहीं पकेगा लेकिन कुछ और पक जाएगा। पक जाएगा मतलब यहाँ पे आपको बहुत काला काला हो जाएगा इसके नीचे पूरा, ठीक है। वाई विल दिस हैपन, ठीक है। ये ऐसा क्यों होगा कि जब आप गैस में जो हाइयर फ्लेम है जिसका हीट भी ज्यादा है, वहां पे ऐसा काला फ्लेम नहीं फॉर्म होता है, लेकिन इसमें होता है। तो जितने भी आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उनके बर्निंग से प्रोड्यूस होता है सूटी फ्लेम, ठीक है। ये सूटी फ्लेम बेसिकली क्या होता है, काले कलर का फ्लेम होता है, ठीक है। ये इनकम्प्लीट कंबस्टन है। इनकम्प्लीट कंबस्टन है मतलब जो फ्यूल है वो पूरा पूरा बर्न नहीं हो रहा है। कभी कभी आप देखोगे कि आपके गैस में भी आप कढ़ाई रख रहे हो, कभी कभी बर्तन जो नीचे से हैं वो काले होने लगते हैं। अगर बर्तन नीचे से काले हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका जो गैस बर्नर है उसको सफाई की सख्त जरूरत है या तो रिप्लेसमेंट की जरूरत है, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, ये कढ़ाई जो आपने रखी हुई है, ये अगर नीचे से काला होना ज्यादा हो रहा है, ज्यादा ही कुछ काला हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब यहां से जो फ्लेम निकल रहा है उसको प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ जाम रहेगा या कचरा वचरा फंसा रहेगा, इसको निकाल कर आपको साफ करना है, या तो इसको अगर ये
खराब हो गया तो उसको रिप्लेस करना है, ठीक है। क्योंकि इससे हो क्या रहा है कि गैस तो निकल रही है, लेकिन गैस प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीडाइज नहीं हो पा रही है, और अगर ऑक्सीडाइज नहीं हो पा रही है तो उसकी एफिशिएंसी गिर जाएगी, ठीक है। आपके गैस भी ज्यादा खर्चा होगा, प्लस आपके बर्तन भी काले होंगे। इसीलिए जरूरत है उसको फटाफट रिप्लेस कीजिए या उसको साफ कीजिए, ठीक है। अगर आपके बर्तन के नीचे वाले हिस्से जो हैं वो काले होने चालू हो गए हैं, ठीक है, बिकॉज इन दैट केस इट विल प्रोड्यूस अ सूटी फ्लेम। सूटी फ्लेम मतलब स्मोक वाला फ्लेम होगा, ठीक है। आपका जब गैस चल रहा होगा तो कोई फ्लेम नहीं दिखेगा आपको। काला कलर का कोई फ्लेम दिखता है क्या? नहीं, ठीक है। कोई और चीज प्लास्टिक जलाइए, देखो आपको काला कलर का फ्लेम दिखेगा। ये जो है वो सूटी फ्लेम है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सूटी फ्लेम, ठीक है। यही खाना अगर आप भाई साहब लकड़ी जलाकर करें, मतलब गांव खेड़े में जैसे लकड़ी वगैरह जलाकर करते हैं, तब आप देखेंगे बर्तन के नीचे बहुत काला हो जाता है, क्योंकि वो सूटी फ्लेम प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी चीज है। जब गैस का लीकेज होता है तो आपको एक स्मेल आता है, राइट। ब्यूटेन गैस का कोई स्मेल नहीं है, ब्यूटेन गैस का कोई स्मेल नहीं है। तो हाउ डू यू गेट दिस स्मेल? आपके घर में अगर गैस लीकेज हो रहा होगा, सो देयर इज अ कंपाउंड नोन एज इथाइल मरकैप्टन, ठीक है। इसको बहुत थोड़ी मात्रा में आपके गैसेस में ऐड किया जाता है, ठीक है। और ये पर्पसली ऐड किया जाता है ताकि अगर कहीं से लीकेज हो तो फट से आपको मालूम चल जाए और ताबड़तोड़ आप उसके रेमेडी के लिए कुछ करें। या तो खिड़की दरवाजे खोल दे, उसको बंद तो पहले करना पड़ेगा, प्लस खिड़की दरवाजे भी खोल दे, चाहे आपका पाइप कनेक्शन हो चाहे गैस सिलेंडर का कनेक्शन हो। दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू डू इमीडिएटली। लेकिन ये आप एहसास कब होगा आपको? क्योंकि ये तो कलरलेस है। और दूसरी बात भाई साहब, आपका समझ लो नॉब खुला हुआ है और आपने अब इसको लाइट नहीं किया है, तो पूरे घर में अगर गैस भर जाएगा तो इट कैन कॉज अ मेजर एक्सीडेंट। कुछ सालों पहले यहाँ पे हुआ था बहुत बड़ा मेजर एक्सीडेंट, कुछ शायद 6-7 सिलेंडर ब्लास्ट हुए थे, आई डोंट नो हाउ मेनी, ठीक है। बहुत बड़ा मेजर एक्सीडेंट था वो, ठीक है। किसी का लाइफ नहीं गया, लेकिन प्रॉपर्टी का नुकसान बहुत हुआ, ठीक है। तो दैट इज वन थिंग। तो इसीलिए इथाइल मरकैप्टन बोल के गैस निकलती है, और ये गैस मतलब उसके साथ ब्यूटेन के साथ ही मिक्स रहता है बहुत थोड़ी मात्रा में। ये आपको एहसास दिलाने के लिए रहता है, बी अलर्ट, ठीक है। द मोमेंट यू स्मेल इट देन देयर इज अ प्रॉब्लम, ठीक है, व्हिच यू नीड टू आइडेंटिफाई एंड फिक्स एज सून एज पॉसिबल। ओके, तो आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से ये होता है भाई साहब, ठीक है, कंबस्टन। तो लेट्स से एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज एन एल्केन, ठीक है। सो ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर बेसिकली सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड्स, दैट इज व्हाट यू मीन बाय सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। ओके, तो समझ लीजिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को अगर आप बर्न करते हैं, ठीक है, ये आपको हमेशा ब्लू फ्लेम देगा। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विल ऑलवेज गिव यू अ ब्लू फ्लेम, और ब्लू फ्लेम में ही मैक्सिमम हीट प्रोड्यूस होती है। क्या आपने किसी मोमबत्ती को जलते हुए देखा है ठीक से? ठीक है, तो मोमबत्ती में भी अगर आप देखोगे येलो पोर्शन रहता है और एक ब्लू पोर्शन रहता है। वो जो ब्लू पोर्शन है वो सबसे हाईएस्ट हीट वाला पोर्शन, ठीक है। आपने बहुतों बार ऐसे, अगर मोमबत्ती, एक्सपेरिमेंट मत करने जाना, अगर मोमबत्ती की लौ जल रही है, ऐसे आप हाथ करेंगे, कुछ जलेगा आपका? नहीं। थोड़ा ऐसे रख देंगे तो होगा, लेकिन अगर आप ऐसे ऐसे करेंगे तो कुछ जलेगा नहीं, क्योंकि उसकी हीट जो है वो कम है कंपैरेटिवली। ऐसा आप गैस फ्लेम के ऊपर नहीं कर सकते, ठीक है। यू कैन मे बी एट टाइम्स डू इट ओवर अ कैंडल फ्लेम बट नॉट ओवर अ गैस फ्लेम, क्योंकि उसका हीट बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये आपका, अगर किसी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को आप ऐसे बर्न करते हैं, इट इज ऑलवेज गोइंग टू प्रोड्यूस ब्लू फ्लेम, एंड द मोर द फ्लेम इज ब्लू द हायर इज द हीट प्रोड्यूस्ड, ठीक है। समझ में आ रहा है ये? तो ये आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अगर आप लेंगे, ठीक है। और 3 जन एक साथ उबासी ले रहे हैं, ये ऋषभ तिवारी, महबूब आलम और उधर, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली एन, कभी सोचा है कि अगर एक उबासी लेता है उसको देख के हमें भी क्यों उबासी आती है? क्यों ऐसा? ये क्या इन्फेक्शन क्यों होता है? हाँ चलो, सर्दी खांसी है, वायरस बैक्टीरिया एक्सचेंज हो सकता है, लेकिन ये क्यों होता है? हमारा जो माइंड है ना वो आलसी है, प्राइमरली आलसी है, और आलसीपना का कोई भी चीज आपके आजू बाजू घट रहा होगा ना, वो फटाक से उसको कैच करेगा। ये माइंड गेम है, ये बहुत ही वियर्ड है। आप किसी को अगर उबासी लेते देखोगे, आपको ऑटोमेटिकली उबासी आ जाएगी, आप कोई कुछ भी काम कर रहे हो। ये क्यों होता है? ये एक बीमारी की तरह क्यों फैलती है? क्योंकि हमारा माइंड ऑटोमेटिकली भाई साहब आलसी है। अगर मैं अभी बोलूं कि आप दीवार को छुए, हाँ, तो बाजू वाली दीवार को छुएगा, राइट? कोई बाहर जाकर उस दीवार को छुएगा क्या? नहीं ना। ऑब्वियसली हम आलसी है, क्यों भाई साहब बाहर जाएंगे? कि जो पास में दीवार है उसी को छुए, हमको बोला गया है कि दीवार को छूना है, वही छू दिया, ठीक है। सो आवर माइंड इज ऑटोमेटिकली वेरी लेथार्जिक, और ये बुरी बात नहीं है।
लेकिन जैसे ही हमको आजू बाजू से कोई भी सिग्नल इस लेथार्जी का मिलता है ना, हम फटाक से उसको कैच करते हैं, ये ऑटोमेटिकली होता है। ओके, तो ये आपका भाई साहब क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज अ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को अगर भाई साहब आप बर्न करेंगे, इट विल प्रोड्यूस अ येलो फ्लेम। आपका कैंडल हो गया एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दिए जो है आपके वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। तो दियों में जो आपकी क्या कहते हैं, कॉटन नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तेल जो इस्तेमाल होता है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, दैट इज बेसिकली एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, तो ये बर्न्स विद अ येलो फ्लेम। ओके, तो डिफरेंसेस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, अभी तक हम देख चुके हैं कि भाई साहब सिंगल बॉन्ड होता है सैचुरेटेड में और अनसैचुरेटेड में होता है डबल बॉन्ड। तो एल्कीन्स और एल्काइंस जो हो गए वो आपके डबल बॉन्ड वाले अनसैचुरेटेड हो गए, और एल्केन्स जो हो गए वो आपके सैचुरेटेड हो गए, ठीक है। टिल नाउ वी हैव अंडरस्टूड दिस, whenever between two carbon atoms in a particular compound you will have a double or a triple bond, then it is an unsaturated hydrocarbon, and if it is all over a single bond only, then it is a saturated hydrocarbon, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है। तो आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, ठीक है, हमेशा कंप्लीट होगा, कंबस्चन जो होगा वो कंप्लीट होगा, और अनसैचुरेटेड में आपका इनकम्प्लीट कंबस्चन होगा, ठीक है। In unsaturated hydrocarbons, it will always be incomplete combustion. In saturated hydrocarbons, it will always be complete combustion. इसको लिख लीजिए भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा होगा, ये ब्लू फ्लेम है, लेकिन इसके साथ कोई सूटी फ्लेम नहीं आ रहा है। यहाँ पे येलो फ्लेम है, लेकिन इसके साथ एक ब्लैक सूटी फ्लेम आ रहा है, ठीक है। मतलब कोई भी बर्तन वगैरह कुछ भी होगा तो उसमें भाई साहब ये ऐसा, आपने अक्सर देखा रहेगा कि आपने दीवार के बाजू में दिया लगा के रखा होगा और दीवार पे भाई साहब एक काला सा डिपॉजिट आ गया है, देखा है आप लोगों ने? ऐसा आपके घर में तो नहीं हो रहा है? घर में तो गैस का चूल्हा चल रहा है, क्या ऊपर काला काला हो जाता है क्या? होता है क्या? मतलब हो सकता है, लेकिन क्या आपने होते देखा है? नहीं। आप इस दीवार के सामने एक दिया रख दो, दिवाली में आपने बहुत बार देखा होगा कि ऐसे दीवार दिया रख दिया, उसको सटा कर नहीं रखा है आपने, ऐसे रखा है, लेकिन उस दीवार के आजू बाजू में ऐसा एक ब्लैकिश सा लेयर दिखेगा आपको, वो जो पेंट है उसमें एक ब्लैकिश सा लेयर दिखेगा, ठीक है। दिस इज नॉट समथिंग दैट यू विल ऑब्जर्व अबव योर किचन, बट वहां पे तो 24 घंटा भाई साहब जो है खाना बन रहा है ना। तो क्योंकि यहाँ पे जैसे ही आपका येलो फ्लेम होता है, उसमें एक सूटी फ्लेम प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ब्लू फ्लेम में कोई सूटी फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होता है। इन ब्लू फ्लेम यू विल नेवर सी अ सूटी फ्लेम। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ठीक है, ये एक क्लीन फ्लेम है, ये ब्लैक स्मोक प्रोड्यूस करता है। दिस बेसिकली विल प्रोड्यूस ब्लैक स्मोक। चाचू जरा लिखेंगे, ये दिस विल प्रोड्यूस अ ब्लैक स्मोक। नो सूटी डिपॉजिट, ठीक है, इसमें भाई साहब कोई सूटी डिपॉजिट नहीं होता है। यहाँ पे सूटी डिपॉजिट्स होते हैं, मतलब ऐसे राख जमा होगा, ठीक है। जहां पे भी ये जलेगा वहां पे राख जमा होगा, ठीक है। इस तरीके की चीजों में राख जमा होगा, तो जहां पे भी देखो सूटी बच जाता है या सूटी फ्लेम प्रोड्यूस हो रहा है, वहां पे उसकी एफिशिएंसी वैसे ही रिड्यूस हो जाएगी। क्या ये समझ में आ रहा है? सो इट विल ऑटोमेटिकली रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ द फ्यूल। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? हीट के सिवा अगर फ्यूल कुछ भी प्रोड्यूस करने की कोशिश करे तो उसकी एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, जैसे आप स्टूडेंट के हैं तो पढ़ाई के सिवा आप जो कुछ भी करने की कोशिश करेंगे वो क्या होगा, वो वेस्ट है, ठीक है। इसी तरह से कोई फ्लेम है, अगर आप उस फ्लेम में कुछ और प्रोड्यूस कर रहे होंगे एक्सेप्ट फॉर हीट, देन इट इज बेसिकली अ वेस्टेज। और जो फ्लेम आपका वेस्टेज प्रोड्यूस करता है उसकी एफिशिएंसी गिर जाती है, ठीक है। तो कौन ज्यादा एफिशिएंट फ्यूल होगा? आपका ये वाला ज्यादा एफिशिएंट फ्यूल होगा, ठीक है। नो सूटी डिपॉजिट। आपका देखो गैस का चूल्हा कुछ ऐसे दिखेगा, इसका इसका कोई सूटी डिपॉजिट। अगर आपके गैस के फ्लेम में येलो दिखने लगे फ्लेम, समझ में आ रहा है? कढ़ाई आपने नहीं रखा है, लेकिन यहाँ पे अगर ब्लू की जगह येलो दिखने लगे तो आपके भाई साहब जो बर्नर है उसमें जाम है, उसको क्लीन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। और हफ्ते 2 हफ्ते 1 महीने में कम से कम 2-3 बार क्लीन करना ही चाहिए, वरना आपका लॉस है। आप उसी पे खाना पकाते रहेंगे तो आपका लॉस है, ठीक है। इफ यू डोंट क्लीन दिस देन व्हाट विल हैपन, वो जो येलो फ्लेम है उससे हीट आपको ज्यादा मिलेगा नहीं, वेस्टेज आपका उतना ही होगा, ठीक है। आपका गैस कंजम्पशन ज्यादा होगा, ठीक है। दैट इज वन थिंग। ये आपका भाई साहब सूटी फ्लेम है। ये कोई भी अगर लकड़ी वकड़ी आप जलाएंगे, अगर आप लकड़ी के ऊपर जलाते हुए अगर आपने पतीले में कुछ रसोई पकाने की कोशिश करेंगे तो पक तो जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ ये बहुत काला हो जाएगा, पूरा काला हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। उसको साफ सफाई करने में काफी, क्योंकि इसका सूटी डिपॉजिट बहुत ज्यादा होगा, दिस विल हैव अ हेवी सूटी डिपॉजिट।
एनी क्वेश्चंस पीपल ऑन दिस वन? ये आपके बर्निंग ऑफ फ्यूल पे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि कार्बन और कंपाउंड से हमको इंटरेस्ट इसीलिए है क्योंकि वो बहुत एफिशिएंट सोर्स ऑफ फ्यूल है। हमारे लिए फ्यूल का एक बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट कार्बन, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पूरा करते हैं। ठीक है, दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर बेसिकली अ फ्यूल रिक्वायरमेंट। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? एनी क्वेश्चंस पीपल? एनी क्वेश्चंस? नहीं। ओके, रीजन फॉर इनकम्प्लीट कंबस्शन। तो आपका देखो, कभी कभी क्या होता है, एयर होल ओपन, कभी कभी अगर फ्यूल पे नहीं जा रहे हैं, ठीक है, फ्यूल पे अगर आप नहीं जा रहे हैं तो एयर होल अगर ओपन है तो आपका कंप्लीट कंबस्शन होगा। एयर होल अगर आपका क्लोज्ड है, जैसे मैंने आपको बोला कि गैस के चूल्हे, मतलब आपका जो गैस है वो तो आपका जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस है वो एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो उसका हमेशा कंप्लीट कंबस्शन ही होना है। लेकिन कंप्लीट कंबस्शन तभी होगा जब भाई साहब उसको प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन मिले। ये जो होल्स हैं, इसमें से आग निकलने के लिए होल्स नहीं है, इसमें से ऑक्सीजन जाने के लिए होल्स हैं। जो गैस बर्नर पे होल्स होते हैं, वहां से ऑक्सीजन जाने का रास्ता मिले उन्हें। ठीक है, आपने लाइट कर दिया उसको और ये गैस तो जलेगा, लेकिन जलेगा तब तक ही जब तक उसको ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलती रहे। ठीक है, तो अगर एयर होल आपका ओपन है, प्रॉपर ओपन है, प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन मिल रही है, तो कंप्लीट कंबस्शन होगा, ब्लू फ्लेम मिलेगा, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ हीट मिलेगी। ठीक है, फ्यूल एफिशिएंसी ज्यादा होगी। और एयर होल में अगर जाम है, तो एयर होल अगर क्लोज्ड है तो आपका इनकम्प्लीट कंबस्शन होगा। पतीले आपके जो है नीचे से काले होते जाएंगे, गैस ज्यादा बर्न होगा और ज्यादा टाइम भी लगेगा खाना पकने में। ठीक है, so we will find that with fully open air hole, the gas in the burner burns with the blue flame or a non-sooty flame. इसको अपन non-sooty flame बोलेंगे। ठीक है, as we go on reducing the amount of air going into the burner, the gas in burner starts burning with a sooty flame. जब भी आपका फ्लेम गैस बर्नर का येलोइश होने लगे, इसका मतलब भाई साहब आपके बर्नर में जाम है। ठीक है, येलोइश होने लगे। The bottom of the cooking vessels gets blackened. Why? The reason is what? ये आपके कुकिंग यूटेंसिल्स हैं, ये नीचे से काले तभी होंगे जब आपको भाई साहब सूटी फ्लेम पे आप खाना पका रहे होंगे या ऐसे किसी बर्नर पे आप खाना पका रहे होंगे जो आपने महीनों तक क्लीन नहीं किया है। ठीक है, गैस बर्नर्स का क्लीन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो वो आपके उसमें भाई साहब होल्स में जाम हो गया है जिसकी वजह से उसको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल रही। हमारे शरीर में भी यही होता है। देखो, अगर आपने ब्रीदिंग स्टॉप किया, लेट्स से अ पर्सन स्टॉप्स ब्रीदिंग, व्हाट विल हैपन? ही विल डाई इन सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। 2-4 मिनट में वो इंसान मर जाएगा, है ना? क्यों? क्योंकि भाई साहब उसका पूरा प्रोसेस बंद हो गया है। उसके बॉडी के हर एक सेल को क्या चाहिए? एनर्जी। और एनर्जी तभी प्रोड्यूस होगी जब फूड है, फूड का ऑक्सीडेशन हो, ऑक्सीजन उसको मिलना चाहिए, तब जाकर एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अगर ऑक्सीजन का सप्लाई बंद कर दिया आपने, तो फूड के रहने के बावजूद भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होगा। जैसे आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं अगर, तो बोलते हैं ना इग्निशन, है ना? आपने उसको इग्नाइट किया, दिस इज कॉल्ड इग्निशन। ठीक है, आपने उस फ्यूल को बर्निंग प्रोसेस चालू किया। पेट्रोल भरा हुआ है गाड़ी में, तो क्या गाड़ी अपने आप चलेगी क्या? नहीं। जब तक आप उसको बेसिकली इग्निशन नहीं करेंगे, मतलब आपने बर्निंग का प्रोसेस चालू नहीं किया, तब तक वो चालू नहीं होगा। और बर्निंग का प्रोसेस मतलब क्या है? आपका फ्यूल जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा और बर्निंग प्रोसेस चालू करेगा, जिससे प्रोड्यूस होगी एनर्जी, और इसी एनर्जी से गाड़ी आगे जाएगी। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, तो बोथ आर अ पैरेलल प्रोसेस। ठीक है, फ्यूल के होने से ही भाई साहब सब कुछ नहीं होगा, ऑक्सीजन की भी जरूरत है, और इसीलिए हम इसको बोलते हैं कंबस्शन रिएक्शन। कंबस्शन मींस दैट द बर्निंग ऑफ अ कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। Combustion means burning of a compound in the presence of oxygen. So the unburned carbon particles get stuck to the bottom of the cooking vessels, resulting in the blackening of the bottom of the vessels. क्या ये समझ में आ रहा है? Okay. Reasons for flame. Why do substances burn with or without a flame? Have you ever observed either a coal or a wood fire? कोल या वुड फायर में क्या होता है भाई साहब? बहुत सारा स्मोक निकलता है। आप जहां पे लकड़ी जल रही हो या कोल को आपने जलाया होगा, उसके सामने भी जाएंगे तो आंखों से पानी आ जाए, तो काफी सारा धुआं निकलेगा, और धुएं की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो इसमें होगा क्या? बेसिकली सूटी फ्लेम, तो काफी सारा धुआं ऐसा निकलेगा। ठीक है, वुड एंड कोल जस्ट ग्लोज रेड एंड गिव्स आउट हीट विदाउट अ फ्लेम। पहले पहले जब बर्निंग चालू होगी, एक बार उसने आग पकड़ ली तो फ्लेम नहीं मिलेगा। चूल्हा जलते देखा है किसी ने? चूल्हा जलाकर खाना पकाया है प्रॉपरली? तो आप चूल्हा जलाते हैं तो कैसा क्या करते हैं? जहाँ पे कोल और वो काउडंग, गोबर का वो होता है, केक, केक उस कैसे करते हो फिर? हाँ,
ओके, तोड़ते हैं, उसके बाद उसमें वो जो कोल है इसको रखते हैं, फिर आग लगाते हैं। तो आग लगाने से होता क्या है, पहले पहले आपको बहुत धुआं दिखेगा, ठीक है, काफी सारा धुआं प्रोड्यूस होगा। एक बार जो कोयला है वो जब आग पकड़ लेता है तब उतना धुआं प्रोड्यूस नहीं होगा। इसलिए जो हैंडी चूल्हे होते हैं जिसको आप बाहर अंदर कर सकते हैं, उनको जब तक ये पूरा धुआं ना पकड़ ले तब तक बाहर रखा जाता है घर के, गांव खेड़े में होता है। और फिर एक बार उसने आग पकड़ लिया तो उसको अंदर रखते हैं, ठीक है, उसमें खाना वाना बनाते हैं। तो ये बेसिकली एक ऐसा स्टेज है जहां पे उसने प्रॉपर आग पकड़ लिया, ठीक है, दैट इज बेसिकली बिकॉज अ फ्लेम इज ओनली प्रोड्यूस्ड व्हेन गैसियस सब्सटेंसेस बर्न। क्या कुछ फनी है? नहीं। Okay. When wood or coal is ignited, the volatile substances present vaporize and burn with a flame in the beginning. Beginning में भाई साहब आपके vaporize ज्यादा होंगे, evaporating rapidly. ठीक है. Formation of coal. तो coal basically बनता क्या है, कैसे है? आपने अभी देखा कि हम सबके अंदर कार्बन, ग्लूकोज या दूसरे दूसरे मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेट में है, ठीक है। हमारे अंदर भाई साहब ग्लूकोज ही नहीं है, सक्रोज है, फ्रक्टोज है, अलग अलग भाई साहब ग्लूकोज के फॉर्मेट्स हैं, शुगर के फॉर्मेट्स अलग अलग है, ठीक है। शुगर मतलब सिर्फ शक्कर नहीं होता है, शुगर मतलब आपका कार्बोहाइड्रेट्स है, और आपके बॉडी के अंदर अलग अलग फॉर्मेट्स में कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ग्लूकोज के फॉर्मेट में है, सक्रोज के फॉर्मेट में, फ्रक्टोज के फॉर्मेट में, अलग अलग फॉर्मेट्स में आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं। दीज आर द स्टोर हाउसेज ऑफ एनर्जी। ये तो सबसे सिंपल फॉर्मेट है विच इज बेसिकली ग्लूकोज, ठीक है। तो कोल तो हम सबके बॉडी में जैसे ये कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है, वो सारे एनिमल्स में है, प्लांट्स में भी है ऑब्वियसली, ठीक है। तो जब ये प्लांट्स या एनिमल्स मर जाते हैं तो ऑब्वियसली इन अपने कार्बन के साथ ये जमीन के अंदर चले जाते हैं, और यही कार्बन क्या हो जाता है भाई साहब, यही कार्बन जब बहुत सालों से जमीन के अंदर इट इज सब्जेक्टेड टू हाई अमाउंट्स ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू कोल, ठीक है। कोल, फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोलियम, ये जो भी आपको मिल रहा है ये ऑल आर फॉसिल फ्यूल्स। हम इनको फॉसिल फ्यूल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये मरे हुए जानवरों से और प्लांट से आया हुआ है, ठीक है। डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स आर स्टोर हाउसेज ऑफ कार्बन, एंड व्हेन दिस कार्बन इज सब्जेक्टेड टू ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ heat and pressure in the bowels of earth, inside earth it is converted into a fuel, ठीक है। और ये फ्यूल के अलग अलग फॉर्मेट्स हैं, ठीक है। इसीलिए आप देखोगे कोल के 4 फॉर्मेट्स हैं, एक होता है भाई साहब लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, पीट, बिटुमिनस कोल, ठीक है। जितना जितना आप अंदर जाते रहोगे उतना ज्यादा कोल का एफिशिएंसी बढ़ता जाएगा। जैसे पहले पहले ऊपर आपको क्या मिलेगा, पीट, ठीक है, अर्थ के जस्ट नीचे, उसके बाद आपको मिलेगा भाई साहब लिग्नाइट, ठीक है, उसके बाद आपको भाई साहब मिलेगा बिटुमिनस कोल, दिस इज बेसिकली बिटुमिनस कोल, और उसके बाद मिलेगा आपको एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट के लिए बहुत नीचे जाना पड़ता है, और एंथ्रासाइट की फ्यूल एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये वाला जो कार्बन है ये बहुत दिनों तक जमीन के नीचे दबा पड़ा है, और जितना ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर पर ये एक्सपोज हुआ है उतना ही ज्यादा एफिशिएंट फ्यूल बनकर तैयार होता है। तो ये कोल के फॉर्मेट्स हैं, कोल के 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है। कोल जो कोयला हमको मिलता है इसके भी 4 टाइप्स होते हैं, इसकी फ्यूल एफिशिएंसी सबसे कम है, इसकी फ्यूल एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है। जिस भी फ्यूल में कार्बन कंटेंट जितना ज्यादा होगा उस फ्यूल की एफिशिएंसी भी उतनी ज्यादा होगी। द मोर इज द कार्बन कंटेंट इन एनी फ्यूल, द मोर विल बी इट्स एफिशिएंसी। समझ में आ रहा है ये, ठीक है, उतना ही ज्यादा वो हीट एंड लाइट प्रोड्यूस कर पाएगा। The formation of coal, trees and other plants that grew in swampy areas 300 to 400 million years ago. आज जो कोल आप यूज कर रहे हैं वो बेसिकली 300 से 400 मिलियन ईयर्स अगो प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। हम जो फॉसिल फ्यूल आज की तारीख में धड़ाधड़ यूज किए जा रहे हैं, ठीक है, वो आज ही आज तैयार नहीं हुआ या कुछ सालों में तैयार नहीं हुआ है, उसको तैयार होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली टेकन मिलियंस ऑफ ईयर्स। स्वैम्पी मतलब ये खाड़ी एरिया, ठीक है, ऐसा जैसे खाड़ी एरिया आपको दिख रहा है, हम जैसे खाड़ी एरिया में रहते हैं वैसा। द रिमेन्स गॉट buried in the swampy soil. Over time, these remains were covered with layers of sediments like mud and sand. तो इसके ऊपर भाई साहब mud and sand कवर होता गया। In low oxygen conditions, the buried plant material formed a dark brown material called peat. Peat पहला फॉर्म है कोल का, ठीक है। फिर वो धीरे धीरे नीचे जाएगा, ठीक है, फिर वो और धीरे धीरे नीचे जाएगा। Gradually, more and more sediments got deposited over peat. Peat was compressed between layers of sediments formed lignite. फिर भाई साहब लिग्नाइट से फर्दर कंप्रेशन रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ बिटुमिनस कोल, ठीक है। इवन फर्दर कंप्रेशन रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ एंथ्रासाइट। जैसे मैंने आपको बोला पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस कोल एंड एंथ्रासाइट। सो एंथ्रासाइट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ कोल, ठीक है। जितना ज्यादा आपका फ्यूल कंप्रेस हुआ रहेगा,
प्रेशर को एक्सपोज हुआ रहेगा, टेम्परेचर्स को एक्सपोज हुआ रहेगा, उतना ज्यादा वो निखर कर आएगा, उतना ज्यादा उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। ठीक है, ओके। तो अभी हम बात करेंगे भाई साहब एडिशन रिएक्शन की। एडिशन कब हो सकता है और सब्स्टिट्यूशन कब हो सकता है? जैसे देखो, ये वाला छोटा डेस्क है ना, तो यहाँ पे दो जन बैठे हुए हैं। अगर मैं तीसरे को पूछने की कोशिश करूं तो प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। एक और तीसरे स्टूडेंट को समझ लो, यहाँ पे तीन बैठ सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा बड़ा डेस्क है, लेकिन वहां पे नहीं बैठ सकते, तो यहाँ पे स्कोप ही नहीं है एडिशन करने का। तो अगर मुझे किसी दूसरे स्टूडेंट को बैठाना है तो एक को निकाल कर उसको बैठाना पड़ेगा। ये जो एक को निकाल कर मैंने बैठाया उसको अपन बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, आपने देखा रहेगा फुटबॉल में भी सब्स्टिट्यूशन होता है। एक प्लेयर को अगर निकालना है, दूसरे को आप अंदर डाल सकते हैं, इसको अपन बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, दिस इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन। वेयर यू डू नॉट हैव द स्कोप, जहां पे स्कोप है वहां पे क्या होगा, वहां पे एडिशन होगा, और जहां पे भाई साहब स्कोप ही नहीं है वहां पे सब्स्टिट्यूशन होगा। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, इज दिस अंडरस्टूड? तो समझिए इस चीज को, जैसे मैं आपको बोल रहा हूं, यहाँ पे एक कंपाउंड है, लेट्स से CH2, और ये डबल बॉन्ड है CH2। ठीक है, इस कंपाउंड को ध्यान से देखिए, ये H ये बेसिकली इथीन है। ठीक है, ये CH और ये H। ठीक है, क्लियर है? ओके, दूसरा कंपाउंड देखिए, जैसे आपका हो गया CH3 ये इथेन है बेसिकली। ठीक है, C और ये C सिंगल बॉन्ड। ठीक है, ये आपके सिंगल बॉन्ड्स हैं। समझ में आ रहा है भाई साहब? अभी अभी आपने मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर आपके पास एक ऐसा डेस्क है जिसमें आप तीन को एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन दो ही जन बैठे हैं, तो एक को आप पूछ सकते हैं उसमें, तो उसमें क्या हो जाएगा, एडिशन। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो ये तीन वाला मामला है, तीन वाला मामला मतलब बड़ा डेस्क है, तो यहाँ पे भी आप पूछ सकते हैं लोगों। ठीक है, तो हाउ विल यू डू दिस? कैसे होगा ये जो आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है ना, अगर मैंने दो हाइड्रोजन इसमें डाल दिए तो ये वाला डबल बॉन्ड यहां से गायब होकर एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक हाइड्रोजन इसके साथ, ये बन गया। समझ में आ रहा है ये? तो यहाँ पे क्या हो गया, एक हाइड्रोजन का एडिशन हो गया। समझ में आ रहा है? ये तभी हो सकता है जब कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड हो। यहाँ पे कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड नहीं है, तो यहाँ पे एडिशन नहीं हो सकता, मतलब ये एग्जॉस्टेड है। अगर मुझे यहाँ पे किसी दूसरे एलिमेंट को डालना है, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन के साथ रिप्लेस करके तो फायदा नहीं है, किसी दूसरे एलिमेंट को डालना है, सपोजिंग मुझे क्लोरीन को डालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको गायब करना पड़ेगा और उसके जगह पे ये क्लोरीन आएगा। दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। अभी इस चीज को समझिए, तो इसका मतलब ये किस टाइप का कंपाउंड है, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में पहला रिएक्शन आपका क्या होगा, एडिशन का होगा। ठीक है, ये फंडा है देखो, अनसैचुरेटेड कंपाउंड में, ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन विल बी दैट ऑफ एडिशन। अनसैचुरेटेड कंपाउंड में हमेशा पहला रिएक्शन आपका एडिशन का होगा, क्योंकि एडिशन का स्कोप है। ठीक है, तीन लोगों की सीट है, दो जन बैठे हुए, एक को हम उसमें ठूस सकते हैं, तो ये एडिशन का स्कोप है। ठीक है, जहां पे एडिशन का स्कोप नहीं है, दो जन की सीट है, दो ही जन बैठे हुए हैं, आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा कंपाउंड है भाई साहब, सैचुरेटेड। ये आपका है सैचुरेटेड कंपाउंड। तो ये आपका किस टाइप का रिएक्शन होगा, दिस, इसमें आपका फर्स्ट रिएक्शन ही किस टाइप का रिएक्शन हो जाएगा, दिस विल बी बेसिकली सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन, ये हो गया आपका भाई साहब सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस पॉइंट पीपल? हम समझ में आ रहा है ये, क्लियर है? ठीक है, तो आपका जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा उसका पहला रिएक्शन आपका क्या हो जाएगा, एडिशन, और सैचुरेटेड कंपाउंड में आपका पहला रिएक्शन क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन। तो जरा लिखेंगे भाई साहब फटाफट, क्विक क्विक जल्दी। डन डन डन, ओके। तो रीजन फॉर एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो सैचुरेटेड कंपाउंड है देखो, सैचुरेटेड कंपाउंड में कार्बन और कार्बन के बीच में भाई साहब सिंगल बॉन्ड है,
तो यहाँ पे कोई स्कोप ही नहीं है एडिशन का, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। ठीक है, किसी को अगर आपको ठूसना है तो आपको हाइड्रोजन को गायब करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे फुटबॉल में सब्स्टिट्यूशन का प्रोसेस होता है, लेट्स से आप प्लेयर इज इंजर्ड और टायर्ड और नॉट प्लेइंग वेल, देन दैट प्लेयर गेट्स रिप्लेस्ड बाय अनदर वन। ठीक है, तो इसी तरह से, क्योंकि भाई 11 ही मेंबर्स रहेंगे, आप 12वें प्लेयर को नहीं ढूंढ सकते, देयर विल बी 11 मेंबर्स ओनली, द ओनली पॉइंट इज दैट यू रिप्लेस वन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इथेन है। ठीक है, इथेन में भाई साहब लेट्स से आपने क्या कर दिया, ये इथेन है, यहाँ पे आपको क्लोरीन ऐड करना है, तो आपको एक H को गायब करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका H और H ये बॉन्ड टूट गया। ठीक है, C और H में, और ये एक्सचेंज हो गया। ठीक है, यहाँ पे अभी आपका Cl आ गया, तो एक H की जगह पे क्या आ गया भाई साहब, Cl। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ठीक है, तो दिस इज बेसिकली अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रो तो HCl बन गया भाई साहब। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका मोनोक्लोरोइथेन, या सिर्फ क्लोरोइथेन भी बोल सकते हैं, दिस कैन ऑल्सो बी नोन एज क्लोरोइथेन। ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है भाई साहब, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बन कार्बन में क्या है आपका डबल बॉन्ड है। ठीक है, डबल बॉन्ड है, ये हो गया आपका इथीन, ये हो गया आपका Cl। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या एक और बॉन्ड होने की संभावना है, बिल्कुल है भाई साहब। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम दोनों क्लोरीन को एक साथ ऐड नहीं कर पाओगे, पहले एक क्लोरीन आया, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, फिर दूसरा क्लोरीन आएगा। यहाँ पे दोनों भी क्लोरीन एक साथ आ सकते हैं, कैसे भाई, ये वाला बॉन्ड को कैंसिल करो, यहाँ पे एक क्लोरीन आ जाएगा, यहाँ पे एक क्लोरीन आ जाएगा, क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है और कार्बन का भी। ठीक है, तो दिस ये वाला जो है, यहाँ पे आपका इस कंपाउंड में पहले कितने एटम थे कार्बन के, 2, हाइड्रोजन के 4, अभी कितने हैं, वही 2 और 4, उस पे और एडिशन हो गया है 2 क्लोरीन का, दिस इज नोन एज एडिशन रिएक्शन। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये भाई साहब? ओके, तो यहाँ पे आपका देखो एक क्लोरीन और एक क्लोरीन, डाइक्लोरोइथेन। क्लियर है, इसमें कितना ऐड हो सकते हैं भाई साहब, बताओ। अभी अगर आप इस पे क्लोरीन ऐड कर रहे हो तो एक्चुअली में 3 क्लोरीन ऐड हो सकते हैं। देखो यहाँ पे C, एक C, ये H वही रहा। ठीक है, यहाँ पे एक क्लोरीन, यहाँ पे एक क्लोरीन, यहाँ पे एक क्लोरीन, यहाँ पे एक क्लोरीन, एक्चुअली 4 क्लोरीन ऐड हो सकते हैं। ठीक है, जो आपके 3 कार्बन बॉन्ड्स थे उसमें अभी एक ही बचा, बाकी 2 को आपने यहाँ पे क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग। ठीक है, कह रहे तो ये आपका क्या हो जाएगा, मोनोक्लोरो, वो हो गया आपका डाइक्लोरो, एंड दिस विल बी टेट्राक्लोरो। ठीक है, तो इथाइन था भाई साहब ये, इसमें आपके हर एक पे बॉन्ड हो जाएगा। तो पहले आपका बना डाइक्लोरो, ये और डिसॉल्व होकर भाई साहब क्या हो जाएगा, और ज्यादा क्लोरीन इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कैटलिस्ट हाइड्रोजन, तो ये क्या बन जाता है आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब कौन से होते हैं, एल्कीन्स और एल्काइंस, मतलब इनमें क्या होगा, डबल या ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, इनको अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करना, मतलब किसमें कन्वर्ट करना है, एल्केन्स में। तो व्हाट डू, यू बेसिकली इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, ज्यादा करके ये निकल होता है, पैलेडियम होता है। ठीक है, दिस आर बेसिकली कैटलिस्ट, इसमें अगर आप H2 ऐड करेंगे तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना देंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका N सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन CH2, ये हो जाएगा CH2, इसमें आपने H2 ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट लाइक निकल एंड पैलेडियम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3, ये हो गया आपका CH3। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, तो यहाँ पे एक H2 इसके साथ आ गया, एक H इसके साथ आ गया, एक H इसके साथ आ गया, बीच में जो एक बॉन्ड था वो डिसॉल्व होकर CH3 दिस इज एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन व्हिच इज कॉल्ड इथीन, एंड दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू इथेन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इथीन गेट्स कन्वर्टेड इनटू इथेन। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे आपका देखो, दिस इज बेसिकली इथाइन, निकल कैटलिस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन इट फॉर्म्स इथीन। ठीक है, और ज्यादा भाई साहब ये इथीन है, अभी इस इथीन को निकल कैटलिस्ट में इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू इथेन। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझ में आता? The addition of hydrogen to an unsaturated hydrocarbon to obtain a saturated hydrocarbon is called hydrogenation. Okay, so the addition of hydrogen to an unsaturated hydrocarbon to obtain a saturated hydrocarbon is called hydrogenation. इसको लिख लीजिए भाई साहब, ऑयल्स में यही होता है, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स।
None. Okay, the process of hydrogenation has an important industrial application. It is used to prepare vegetable ghee from vegetable oils. आपके जो vegetable oils होते हैं जैसे sunflower oil हो गया, rice bran oil हो गया, जिसमें आप खाना बनाते हैं, those are unsaturated oils. They are not that bad for health. लेकिन जो आपके saturated होते हैं जैसे घी वगैरह हो गया, that is basically saturated. ठीक है? तो ये आपके vegetable घी और वनस्पति घी जिसको अपन बोलते हैं, that is made from vegetable oils. तो आपके जो vegetable oils होते हैं, vegetable oils, they are what? They are unsaturated. Vegetable oils आपके क्या होते हैं भाई साहब? Unsaturated होते हैं. इनका होता है hydrogenation in the presence of nickel and palladium और ये बनाते हैं आपके घी. तो ये हो जाएगा आपका saturated. That is basically saturated. समझ में आ रहा है भाई साहब? ये जो वनस्पति घी बन रही है ये आपका सैचुरेटेड है. क्लियर है? ठीक है? आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो वेजिटेबल ऑयल्स के हाइड्रोजनेशन से बनता है आपका घी, वनस्पति घी. तो ये आपके क्या हो जाएंगे? दीज आर अनसैचुरेटेड, वेजिटेबल ऑयल्स आर अनसैचुरेटेड बाय देयर हाइड्रोजनेशन which happens in the form in the presence of a catalyst. They get converted into ghee which is saturated. So the process of hydrogenation has an important industrial application. It is used to prepare vegetable ghee from vegetable oils. इसको लिख लीजिए जरा फटाफट फटाफट. वेजिटेबल जो घी होता है, वनस्पति घी बोलते हैं हम जिसको, दिस इज वनस्पति घी. ठीक है? ये बेसिकली वेजिटेबल ऑयल से होता है. एक टाइप का घी आप बना सकते हैं दूध से, डेयरी प्रोडक्ट से, उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, वनस्पति घी की बात कर रहे हैं, मतलब वेजिटेबल ऑयल से जो बना है. ठीक है? वेजिटेबल ऑयल्स के हाइड्रोजनेशन से बनता है घी. घी दो टाइप के होते हैं. एक तो आपका जो डेयरी प्रोडक्ट से बनता है घी, ठीक है, उसकी बात नहीं की जा रही यहाँ पे. यहाँ पे घी उसकी बात की जा रही जो वेजिटेबल ऑयल से बनता है. ठीक है? वेजिटेबल प्रोडक्ट से जो ऑयल बनता है उससे जो घी बनता है उसको अपन बोलते हैं वनस्पति घी. तो वेजिटेबल ऑयल्स आर बेसिकली unsaturated by their hydrogenation which happens in the presence of nickel and palladium catalyst. We form ghee which is basically वनस्पति. तो ये भाई साहब आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वेजिटेबल ऑयल है. ये सारे जितने भी हैं आपके, दीज आर ऑल एल्काइल ग्रुप्स. ठीक है? वेजिटेबल ऑयल अनसैचुरेटेड फैट लिक्विड स्टेट में है भाई साहब ये. ठीक है? ये निकल कैटलिस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन ये क्या बना देगा भाई साहब? RCCHHRR. तो ये क्या बन गया भाई साहब? वेजिटेबल घी. सैचुरेटेड फैट ये आपका सॉलिड स्टेट में. ठीक है? तो ये आपका वेजिटेबल ऑयल या अनसैचुरेटेड फैट या लिक्विड स्टेट में इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन दे विल फॉर्म वेजिटेबल घी, सैचुरेटेड फैट और सॉलिड फैट. ठीक है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भाई साहब किसमें होगा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. जितने भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, दे विल अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक है? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. जैसे CH4Cl2 है, इसका भाई साहब मीथेन हो गया, ये सनलाइट में क्या बनाएगा? CH3Cl plus HCl. तो ये हो गया मिथाइल क्लोराइड. ठीक है? द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम विद अ हैलोजन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड हैलोजनेशन. तो ये जो रिप्लेसमेंट हो रही है किसकी? हाइड्रोजन एटम की. यहाँ पे रिप्लेसमेंट हो रहा है बच्चा पार्टी. इट इज गेटिंग रिप्लेस्ड. हाइड्रोजन एटम का रिप्लेसमेंट हो रहा है विद अ हैलोजन. हाइड्रोजन एटम जाएगा और उसके जगह पे एक हैलोजन एटम आएगा. ठीक है? द रिप्लेसमेंट ऑफ अ हाइड्रोजन एटम विद अ हैलोजन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड हैलोजिनेशन. इसको अपन बोलेंगे हैलोजिनेशन. ठीक है? चलिए भाई साहब जल्दी इसको लिख लीजिए फटाफट फटाफट. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं. दे अंडरगो substitution reaction. Saturated hydrocarbons undergo substitution reactions in the presence of sunlight.
कह रहे भाई साहब रिएक्शन विथ हैलोजेंस, देखो जैसे आपका मीथेन है, ये आपका क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसमें क्या होगा, एडिशन होगा या सब्स्टिट्यूशन होगा, अरे एडिशन होगा। यहाँ पे एडिशन का स्कोप ही नहीं है ना भाई, ये तो समझा रहा हूं मैं। जब आप खचाखच एक बेंच में जितने लोग हैं उतने ही भरे हैं, तो आप कैसे एडिशन करेंगे, आप उसमें सब्स्टिट्यूशन ही कर सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी आपके सब सिंगल बॉन्ड्स हैं, देयर इज नो स्कोप फॉर एडिशन। एडिशन तभी हो सकता है जब आपके डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स हो। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ही एडिशन का स्कोप है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एडिशन का स्कोप नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे Cl डाल रहे हैं तो आपके एक H को जाना पड़ेगा, अगर दूसरा Cl भी आ रहा है तो दूसरे H को भी जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, Cl सब्स्टिट्यूट। तो यहाँ पे किस टाइप का रिएक्शन होगा, सब्स्टिट्यूशन। वाई सब्स्टिट्यूशन, बिकॉज दिस इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाएगा भाई साहब, एक Cl आ गया, देखो एक H गया और एक H के जगह पे क्या आ गया, Cl, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एडिशन का स्कोप ही नहीं है। दिस विल फॉर्म मिथाइल क्लोराइड या इसको अपन बोलेंगे क्लोरोमीथेन, ओके। प्लस HCl, अभी फिर से अगर आपने Cl को ऐड किया तो एक और Cl जाएगा। ऐसे आप बहुत सारे कंपाउंड है, तो यहाँ पे देखो दो Cl ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे तीसरे और चौथा Cl भी जा सकता है, तो ये आपका तीसरा Cl चला गया, ठीक है। ये हो गया भाई साहब ट्राइक्लोरोमीथेन, ये हो गया आपका CHCl3, CHCl3 है ना। इसको ट्राइक्लोरोमीथेन भी बोलते हैं। अगर रुमाल में 2 ड्रॉप डालकर आपको सुंघा दिया जाए तो आप बेहोश हो जाएंगे, तो क्लोरोफॉर्म भी बोला जाता है, ठीक है। पहले के जमाने में भाई साहब इसको यूज किया जाता था, डॉक्टर्स लोग यूज करते थे ऑपरेशंस करने के पहले। अभी ये बैन हो चुका है क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स हैं, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म एक ऐसी चीज है कि इंसान बेहोश हो जाएगा, सेडेटिव बेसिकली। तो CHCl3 है, दिस इज क्लोरोफॉर्म। यहाँ पे आपका आ गया भाई साहब CCl4। अभी ताजुब की बात ये है कि ये जो बन रहा है CCl4, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ये बहुत सारे मेडिसिन में यूज होता है। एक स्टेप पहले ये हमारे लिए जहर है और एक स्टेप बाद हमारे लिए भाई साहब मेडिसिन में यूज होने वाला चीज है, ठीक है। ज्यादा करके मेडिसिन में यूज होता है, इसको अपन कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं। यहाँ पे सारे H आपके जा चुके, ठीक है, और सारे H को रिप्लेस करता हुआ Cl आ गया। तो पहला आपका क्या हो गया, देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, दिस इज बेसिकली व्हाट, CH4, ठीक है। इसमें एक क्लोरीन ऐड होगा तो ये बनेगा CH3Cl, इसको अपन क्या बोलेंगे भाई साहब, क्लोरोमीथेन, दिस इज नोन एज क्लोरोमीथेन। इसमें एक और Cl ऐड होगा तो ये बनेगा CH2Cl2, तो ये हो जाएगा डाई क्लोरोमीथेन, दिस इज डाई क्लोरोमीथेन। इसमें एक और ऐड होगा तो ये बनेगा CHCl3, ये हो गया आपका ट्राई क्लोरोमीथेन। तो ये आपका बेसिकली है क्या, क्लोरोफॉर्म है, ठीक है। और इसके बाद सारे H चले जाएंगे और ये आ जाएगा CCl4, दैट इज टेट्रा क्लोरो टेट्राक्लोरोमीथेन। इसको अपन कार्बन टेट्राक्लोराइड भी बोलते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये एक एक्सीलेंट सॉल्वेंट भी है, ये एक अच्छा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होते हैं उनको हम यूज करते हैं ऐसी चीजों को धोने के लिए जहां पे आप वाटर को यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो जैसे आपका भाई साहब कार्बन डाइसल्फाइड, ये एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। दीज आर बेसिकली यूज फॉर वॉशिंग पर्पसेस। ऐसी चीजों को जहां पे वाटर का यूज करना खतरनाक हो सकता है, उन सबको हम इन चीजों से वॉश करते हैं, ठीक है। कार्बन डाइसल्फाइड हो गया या कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, these are basically organic solvents. Are we clear on this one, people? ठीक है, okay, that would be it from my end for today.